जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो। आइए हम आज यहां पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस को। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 42 तक करवा दिया है, तो पार्ट वाइज देखते जाइएगा, आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इस फिगर की बात करते हैं। आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा यहाँ पे, राइट। तो इसमें क्या कहा जाता है और क्या करना है, इसमें बेसिक सी चीजें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहते हैं ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे ए से लेकर बी तक आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, सॉरी इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद पी क्यू इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये जो पी क्यू है वो रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, कहता था लेंथ ऑफ ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल, इट मींस दे आर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ। यहां पे 100% कोई लेंस रखी जाएगी और नो डाउट कॉन्वेक्स लेंस रखी जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर हम आपको ये चीज जब डायग्राम करवा रहे थे, रे डायग्राम्स, उस टाइम पे हमने आपको 2f2 बताया था इसको, कि आप इसको क्या नाम दे दे, 2f1 इस साइड और इस वाले को आप 2f2 का नाम दे देंगे। याद आया? याद दिलाता हूं, ये आपके पास लेंस है, ये टिडिंग है, यहाँ पे f1 है, ये वाला 2f1 है, या फिर इसको c1 कह रहे थे, वो ये वाला पोर्शन है। राइट साइड ये वाला f2 है और ये वाला आपके पास 2f2 है, जिसको आप c2 के नाम से जान रहे हो, ये वाला है। ऐसे करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते थे, उसी साइज का यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज से इस तरीके से बन जाता था। मतलब इस तरह से, यहां से क्यों पास करा दिया, फोकस से पास होगा और ये दोनों यहाँ पे मिट कर जाएंगे इस तरीके से, और जहां पे ये मिट कर रहे होंगे वहीं पे इमेज बनेगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो C1 पे रखेंगे, C2 पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहेगी। इट मींस यहाँ पे बीच में 100% कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है। रे डायग्राम वाली वीडियो देखिए, बड़ा मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको वहां पे समझा रखा है कि क्यों, कैसे, कहां पे ये वाली चीज है। कहते दिस इज पॉसिबल व्हेन अ लेंस प्रेजेंट बिटवीन द, नो डाउट प्रेजेंट हमने आपको बता भी दिया। कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ लेंस आर यूज्ड हियर, कॉन्वेक्स लेंस। कहते हैं स्टेट द पोजीशन ऑफ द लेंस एंड वेयर विट, कहां पे इसको प्लेस करेंगे लेंस को वो बताना है। तो एग्जैक्ट मिडवे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, किसके, बी और पी के, बी और पी के बिल्कुल मिड पॉइंट पे। ठीक है, कहते हैं नेम अ डिवाइस विच वेयर दिस लेंस एक्शन इज यूज्ड, कहां पे इस टाइप का जो प्रोसेस है हम यूज करते हैं, बेसिकली वो आपको बताना है ना। तो वो प्रोसेस कहां पे, आपने जेरोक्स मशीन देखी होगी, फोटोकॉपियर, फोटोकॉपी करने वाले, वहां पे इसका एक परफेक्ट यूज होता है। सेम डिस्टेंस पे आपके पास इधर रखी जाती है ऑब्जेक्ट को, और सेम डिस्टेंस पे आपके पास वो निकाल कर दे देता है। आगे बात समझा। क्लास 12th में इसके बारे में एक बेहतरीन तरीके से चार्ज का कॉन्सेप्ट बताकर एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां पे हम और भी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा जाता है टू मेटल्स ए एंड बी, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा जाता है, टू मेटल्स हैं ए एंड बी। चलो एक मेटल को ये बोल दिया मैंने कि ये पहला मेटल है, एक और मेटल बोल देता हूं ये वाला, जिसमें मैंने दूसरा मेटल बी बोल दिया। ये मेटल ए हो गया, ये मेटल बी हो गया। ठीक है, ओके। इसमें कहा जाता है देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आर इन रेशियो 2:3। तो इसकी कैपेसिटी C1 मान लेता हूं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी C2। तो C1:C2 दे रखा आपके पास 2:3। ठीक है, 2:3। कहता है दे वर सप्लाइड टू द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो यहां पे Q दिया गया, तो यहां पे भी आपके पास Q ही दिया गया है। ठीक है, कहता है विच मेटल ए पीस विल शो अ ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर इफ देयर मासेस आर इक्वल। तो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाय m डेल्टा T। अगर आप नोटिस करें, तो ये वाली जो चीज है वो दोनों सेम है, तो इसको आप भूल जाइए कि है भी, है ना। जो दोनों में सेम है उसमें क्या टेंशन लेना। तो जब C1 निकालेंगे तो उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। अगर आप देखें C1 निकालो या C2 निकालो, आप बस इतना देख लो कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी उसमें टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा, बस ये कंसेप्ट है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो हमें पता है कि 2:3 है। तो जो C1 का रेशियो वो कम है, कितना भी होगा उसकी वैल्यूज कम ही निकल कर आने वाली है। तो C1 की वैल्यू कम है, तो T1 डेल्टा T1 जो होगा वो राइज कुछ ज्यादा होगा, टेम्परेचर में चेंज ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल ए विल शो हायर चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कैलकुलेट द रेशियो इन विच देयर टेम्परेचर राइज इफ देयर मासेस। अब इनके देखिए, फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का Q बाय में m डेल्टा T। मेटल ए एंड बी इज 3/5। तो कहता है कैलकुलेट द रेशियो इन विच देयर टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर किस रेशियो में राइज करता है वो हमें बताना है। इफ
इफ मेटल रेशियो ए एंड बी, इफ मेटल ए एंड बी, इफ मास रेशियो मेटल ए एंड बी इज 3/5, मतलब पहले वाले का मास और दूसरे वाले का मास का रेशियो आपके पास 3:5 है आपके पास, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला हीट अमाउंट अभी भी सेम दिया गया है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो रेशियो 2:3 है। तो पहले आप C1 लिख लीजिए, निकाल लीजिए। C1 निकालेंगे तो हीट तो सेम है, तब भूल जाइए कि वो है भी, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूं। मास चलो मैं M1 लिख देता हूं और डेल्टा T1 लिख देता हूं। दूसरा C2 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, मास की जगह M2 लिख दीजिए, डेल्टा T2 लिख दीजिए। एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितना जो चेंज है वो आया, वो चीज आपको निकालनी है। तो C1 और C2 को अपॉन में रखिए फटाफट। तो C1 अपॉन C2, क्योंकि उनका रेशियो में दिया ना, इसीलिए इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन M1 टाइम्स डेल्टा T1 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, लेकिन रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M2 बाय में M2 डेल्टा T2 बाय में 1, ठीक है। तो C1 अपॉन C2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई है, देखो M2 बाय M1 लिख देता हूं, M2 बाय M1 लिख देता हूं। आगे की बात समझ में, यहां तक सही है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई में डेल्टा T2 बाय में डेल्टा T1। एक्चुअल में अब आपको निकालना क्या, बस वो देख लीजिए। आपको निकालना है डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2। क्यों, क्योंकि आपको निकालना है देयर टेम्परेचर राइज में कितना चेंज हो रहा है ना, वो उसका रेशियो निकालना है। तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते, नहीं तो आप वैल्यू पुट कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए बोथ साइड, तो सिंपल हो जाएगा C2 बाय C1 इज इक्वल टू M1 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला आ जाएगा डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2। ये चीज निकालनी है आपको। तो इनकी वैल्यू पुट करिए, C2 बाय C1 कितना है, C1 बाय C2 तो 2/3 था, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 दे रखा है आपके पास 3/5, और ये वाला x है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसको इधर भेज तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो 5:2 आपके पास आंसर हो जाएगा, खत्म बात। तो चेंज टेम्परेचर का जो रेशियो आया वो आ गया आपके पास 5:2, ठीक है, डन, ओके ग्रेट। आइए आगे की बात करते हैं, साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। नेक्स्ट आपके पास सौम्या टूक टू राइट सर्कुलर कोन, नॉट सिलेंडर, कोन्स ऑफ सेम वर्टिकल हाइट। तो आपके पास कहता है कि सौम्या नाम की एक कोई लड़की है जिसने 2 कोन लिए हैं और दोनों ही आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हाइट का है, सेम हाइट का है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। सब कुछ तो सेम नहीं कह सकते, सिर्फ हाइट सेम बोल रखा है। तो मान लेते हैं कि पहले की जो हाइट है वो आपके पास h है, यहां से लेकर यहां तक h है, तो वहीं पे दूसरे की जो हाइट है वो भी आपके पास h ही है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे चलिए, कहता है while the other, अच्छा इसमें और कुछ कहता है, one of the two cone is solid cone, उनमें से एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो है वो सॉलिड है, दूसरा अदर वन इज हॉलो, इसको मान लेते हैं कि ये वाला आपके पास हॉलो है। कहता है बाय मेजरिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोन्स एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सिमेट्री बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूलाज ही फाउंड द पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोथ कोन्स। दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने अपने नॉलेज से पता कर लिया सौम्या ने। कहता है he found that the difference is about 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी आप कह सकते हैं और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिफरेंस है, मान लेते हैं कि इसका जो निकला है वो इस वाले पॉइंट में निकला है। अलग कलर से दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। मान लेते हैं कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकली है वो यहां पे निकली है, ठीक है ना। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो कि यहां पे निकलेगी, तो ये वाला यहां और यहां के बीच में देखो ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो यहां से अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो डिफरेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर का है। ये कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास 1.5 सेंटीमीटर का, ये कहानी है। अच्छा एक चीज बताइए, सॉलिड कौन का और हॉलो कौन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वैसे भी जो सॉलिड होता है उसकी थोड़ी नीचे लाई करती है, मतलब उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो आपके पास h/4 होती है, h/4, और ये फ्रॉम बॉटम होता है, फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है ना। अच्छा इसकी होती है h/3, हॉलो वाले का, हॉलो वाले का कितना होता है h/3। आगे बात समझ में, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अब आपको ये पता करना है कि सिंपल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया वो 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, इक्वल टू 1.5 ले लो, बात खत्म। आई बात समझ में। बात आती है h/4 बड़ा है, h/3 बड़ा है, ऊपर ऊपर वाले तो सेम है, तो अगर रेसिप्रोकल में नीचे से चेक करना हो कि कौन सा बड़ा है, जो छोटा है नीचे वैल्यू वही ओवरऑल वैल्यू को बड़ा बनाएगा। तो h/3 जो है वो बड़ा है, माइनस का नहीं पता चल रहा है ना, तो h की कोई वैल्यू फिक्स कर दो, चलो 15 ले लो,
15 से तो कटेगा नहीं, 12 ले लो, 12 बेस्ट है। तो यहाँ पे 12/4 कितनी आएगी 3, और यहाँ पे 12/3 कितनी आएगी 4। तो 3 बड़ा या 4 बड़ा, 4 बड़ा, तो 4 - 3 करोगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो h/3 - h/4 इट विल बी इक्वल टू 1.5, ठीक है। चलो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 12, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 4h - 4 दिए 12, ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 1.5। तो ये हो जाएगा h बचेगा, नीचे में 12 बचेगा इज इक्वल टू 1.5। यहाँ पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, काटा पिटी कर दो, 3/2, 2 से इसको काट दो, 6 बार में 6 × 18, तो हाइट आ गया आपके पास 18 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के जो हाइट थे, जो सेम हाइट बता रखा था, वो आपके पास 18 सेंटीमीटर है। बस ये कहानी थी इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। कहता है कि सिस्मिक वेव्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, व्हाई। ठीक है, सिस्मिक वेव समझते हैं आप। सिस्मिक वेव्स तब निकलते हैं जब कोई सडन चेंज आता है अर्थ के मटेरियल्स में। फॉर एग्जांपल कभी अर्थक्वेक्स आ गया तो अर्थ के मटेरियल में सडन चेंज आया, तो फ्रीक्वेंसीज वहां पे सिस्मिक वेव्स जो है वो रिलीज होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं बेसिकली, एक्चुअली, है ना। वो वाइब्रेशंस जो आपके पास अर्थ के किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंट की वजह से आए, उसको हम सिस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं, सिंपली वाइब्रेशंस होते हैं वो। दूसरी चीज अर्थक्वेक्स कह सकते हो, फ्लड्स कह सकते हो, इस तरीके की चीजें जनरली नेचुरल अकरिंग हो गई, इस टाइप की जो वोल्केनस इरप्शन जो होते हैं वो वाले कह सकते हो, इस टाइप की जो चीजें होती है वहां पे आपके पास सिस्मिक वेव्स की बात करते हैं। अब हमसे कहता है कि जो शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग्स हैं आर मोर प्रोन टू डैमेज कॉज्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी सिस्मिक वेव्स। तो ये जो सिस्मिक वेव्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वाइब्रेशन बहुत तगड़ी होती है, तो वो क्या कहते हैं, शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग्स होते हैं, वो जल्दी उनको टारगेट कर देते हैं। क्यों, ये कहानी है, तो ध्यान समझिएगा। आप लोगों को मैंने एक बार नहीं, मेरे हिसाब से कई बार आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, कि के तो भूल जाइए, कांस्टेंट डिवाइडेड में पर यूनिट लेंथ, और डिवाइडेड बाय में आपके पास आ जाता है टेंशन, और डिवाइडेड बाय में होता है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ। वैसे अगर हम बात करेंगे तो ये पेंडुलम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो है, बट फिलहाल अगर आप यहां से कंसेप्ट भी लगाते हैं तो हर बार यहां पे पता चलता है लेंथ डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं टॉपिक टू टॉपिक। ये जो लेंथ है कई बार एयर कॉलम पे होता है, ये जो लेंथ है यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट के लिए यूज होगा, आगे बात समझ में। तो ये जो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसके साथ बनाएगा, जिसकी लेंथ आपके पास कम होगी। तो शॉर्ट बिल्डिंग वाले जो होते हैं वो आपके पास प्रोन टू डैमेज कॉस्ट पर हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं। यही चीज यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, तो रीजन सिंपल एक्सप्लेनेशन में देना है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये रीजन है आपके पास, आगे बात समझ में, ठीक है। चलें आगे, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो स्फीयर, स्फीयर समझते हैं, इस तरह का बॉल टाइप का समथिंग है आपके पास। कहता है ये जो आपके पास हॉलो स्फीयर है, विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हॉलो स्फीयर फिल्ड विथ, ये अभी फिलहाल खाली है, लेकिन इसमें कहता है फिल्ड विथ मरकरी, फील्ड विथ मरकरी एंड हाफ फील्ड विथ मरकरी है, एंड हाफ फील्ड विथ ऑयल है, दो चीजें। तो हाफ फील्ड विथ मरकरी कर देता हूं, इधर मरकरी लिख देता हूं और इधर आपके पास ऑयल लिख देता हूं, ठीक है, ऑयल लिख दिया। अब कहता है बी आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एन एम्प्टी हॉलो स्फीयर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, वैसे तो ये ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा एक्सप्लेन करने में, ध्यान समझिएगा। आपके पास एक खाली स्फीयर है, खाली बॉल सा जैसे, बिल्कुल खाली, अंदर से बिल्कुल हॉलो है। तो कहता है इसको मैंने साइड में रखा, फिर हमने वैसा ही बिल्कुल आइडेंटिकल सेम लिया हुआ एक हॉलो स्फीयर, जिसमें हाफ फिल कर दिया मरकरी से, और उसके हाफ वाला पोर्शन है उसको हमने फिल कर दिया ऑयल से। तो हमसे कहा जाता है कि पहले जहां पे सेंटर लाई करता था हॉलो स्फीयर का, सबसे पहले ये बताइए कि हॉलो स्फीयर का सेंटर कहां लाई कर रहा था, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, जो सेंटर होता था वही वाले। अब कहता है कि ऐसा जब हमने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया कि भाई हाफ फील्ड कर दिया मरकरी से और हाफ फील्ड कर दिया ऑयल से, तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ मास था, क्या अब भी सेंटर पे ही रहेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा, या फिर चेंज होगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा रीजन है, आपको पता है मरकरी इज मोर हैवियर देन ऑयल, मरकरी क्या ज्यादा भारी है, हैवी है, और सेंटर ऑफ मास जनरली यहां रहता है जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, जब पूरे में मास बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। देयरफॉर डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होने वाला है वो ज्यादा हो जाएगा, इतना ही जगह में ज्यादा मास को कवर कर लेगा, और ये इतना ही वॉल्यूम में कम मास को कवर करेगा। अब मास इधर ज्यादा हो गया तो मास तो यूनिफॉर्म रहा नहीं,
अगर मास यूनिफॉर्म नहीं रहा तो सेंटर ऑफ मास भी आपके पास उसी जगह पे नहीं रहेगा, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवी वेट, हैवी लोड जिधर होगा। तो ज्यादा मास मरकरी की साइड है तो सेंटर ऑफ मास में अगर मैं मानता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले था वो यहां पे था, तो अब ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मरकरी फील्ड साइड। आई बात समझ में? ठीक है, ग्रेट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 की बात करते हैं और इसमें हमसे क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें कहा जाता है स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस डायग्राम को प्यार से देखना है, ठीक है ना। उसमें कहा था इन द डायग्राम इज द वर्कर अटेम्प्टिंग टू रेज और लोअर द लोड। तो पहले आप देखिए लोड यहां पे रखा गया है, इस वाले जगह पे आपके पास लोड रखा गया है ना, यहां पे देखो लिख भी दिया लोड। और आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो लोड है, ये जो लोड है आपके पास, वो आपके पास ये जो पर्सन है वो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है या ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बताना है। तो देख के कुछ पता चल रहा है क्या? देख के कुछ पता चल रहा है? देखो नीचे या ऊपर कब लाएगा, ध्यान समझिएगा। अगर इधर वाला जो वेट लग रहा है W1 मान लेता हूं और इधर जो वेट लग रहा है W2 मान लेता हूं, ये दोनों पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप बता सकते हैं डायरेक्शन एरो वेरो, या फिर ये देख के आप नहीं बता सकते, ठीक है ना, एक एग्जैक्ट। दूसरे में देखिए आपसे पूछा गया जस्टिफाई और आंसर ए विथ नेसेसरी कैलकुलेशन। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आप पहले का भी आंसर करना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, ठीक है। देख के आप बता सकते हैं माइंड में कैलकुलेशन करके, बट करके तो देखना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब W1 ये लग रहा है, W2 इधर, वेट दोनों का हमें पहले तो निकालना पड़ेगा। और ये जो वेट है, जो फोर्स लग रहा है इधर के साइड और इधर के साइड, वो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि किस साइड, जो टॉर्क बोल लेते हो आप, मोमेंट्स, फोर्स ऑफ मोमेंट्स कह रहे हो कि किस साइड ज्यादा लग रहा है। जिधर ज्यादा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। अगर ये वाला W1 ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आएगा, और अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो हम बोल देंगे कि वो लोअर करने की कोशिश कर रहा है लोड को। नहीं तो अगर ऐसा हुआ कि W2 ग्रेटर हो गया W1 से, तो उस केस में हम बोलेंगे ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आएगा तो ये 100% ऊपर जाएगा भाई, और लोड उस केस में ऊपर जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन बताने के लिए कि नीचे लेके आएगा या ऊपर लेके जाना चाह रहा है वो ये जो पर्सन है, वो बताने के लिए सबसे पहले हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट W1। व्हाट इज हियर W1 लेफ्ट साइड वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है ना, जो मूवमेंट्स लग रहा है, फोर्स ऑफ मूवमेंट्स लग रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली, वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो आपको पता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है भाई, फोर्स कितना है ध्यान समझिए। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बड़ी प्यारी सी चीज है जो बच्चे ऑब्जर्व नहीं करते और गलती कर देते, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो आपके पास वेट दे रखा है, जो फोर्स दे रखा है, वो किलोग्राम फोर्स में, और इस साइड आपके पास न्यूटन में है। तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि W1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, दोनों तरफ की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट में आपको रिलेशन ये चीज पता है, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 टाइम्स न्यूटन, ये रिलेशन होता है। 9.8 को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 10 ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस कहीं ना कहीं ज्यादा ही आएगा, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनर सा डिफरेंस आया तो हमें 9.8 वापस लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो भाई, तो फोर्स के जगह पे आपको पता है कि 1 किलोग्राम फोर्स 40 न्यूटन के बराबर होता है, तो 4000 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल होगा, 40,000 न्यूटन के बराबर होगा। हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो द फोर्स इज 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज हियर, यहाँ पे आपके पास कह सकते हो कि फुलक्रम है, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 मीटर। सो इफ आई मल्टीप्लाई इट आई विल गेट 25 4 जा 100 एंड इट इज 40 1 2 3 4 40 न्यूटन मीटर। सो ये आपने टॉर्क लगा दिया, वेट लगा दिया, वेट नहीं कह सकते, टॉर्क कह लीजिए इसको, टॉर्क कह दीजिए कि जो टॉर्क लग रहा है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, W1 जो लग रहा है वो आपके पास इतना आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आपको W2 भी तो कैलकुलेट करना है। W2 क्या, टॉर्क 2 कह देते हो, टॉर्क 1 टॉर्क 1 टॉर्क 2। चलो भाई, टॉर्क 2 निकालेंगे तो फोर्स तो सीधा ही दे रखा है, 1 2 3 4 20,000 है, और न्यूटन में और इंटू में डिस्टेंस आपकी बार कितना है, 10 है, 10 मीटर। सो इट विल बी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो गया, और एक ये 5 न्यूटन मीटर। तो ये कितना है, 2 लाख, और ये कितना है
टोटल 10 लाख है। अब 2 लाख ज्यादा है या 10 लाख ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, आप 9.8 लेते या फिर 10 लेते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैसे भी आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो टॉर्क 1 इज ग्रेटर देन टॉर्क 2। तो अब आप यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि इस साइड का जो टॉर्क है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो ज्यादा है, सो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लोअर करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है, लोअर, नीचे। तो ये वाला लोअर द लोड आंसर हो जाएगा। जस्टिफाई हमने कर दिया वैल्यूज को दिखाकर। अब बोल देंगे यहाँ पे टॉर्क 1 इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड का, या फिर आप सिंपली यहाँ पे बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो टॉर्क था, जो मोमेंट ऑफ फोर्स था, वो आपके पास ग्रेटर था। आई बात समझ में, ठीक है। अगर कुछ डाउट आता है तो 7428525669 पे आप भेजेंगे, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनल क्लास की जरूरत हो, 1-on-1 क्लास की, तो उसके लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। चलिए यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ दिखा रहा है आपको, कहता है विच फीचर ऑफ द लोड एंड एफर्ट। सबसे पहले यहां पढ़ लेते हैं, द ग्राफ शोज लोड अगेंस्ट एफर्ट। तो इधर लोड है आपके पास, इधर आपके पास एफर्ट है। कहता है विथ लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फुलक्रम। लोड और एफर्ट जो है ना, दोनों सेम साइड लग रहे हैं। लोड एंड एफर्ट, अगर लोड इधर है और एफर्ट सेम साइड है आपके पास, इसी साइड लग रहे हैं, और यहाँ पे कहीं पे फुलक्रम है, तो ये आपके पास क्लास 2 लीवर याद है। ये चीजें देखते ही ना आपको क्लास कौन से क्लास का है वो आपको याद आ जाना चाहिए। आई ना बात समझ में, ये बेसिक चीजें होती है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान समझिएगा, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि ये क्लास 2 के जो लीवर्स होते हैं वो आपके पास फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, ध्यान से समझिएगा, फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं या स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं। ये दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, एक ही तरह क्वेश्चन है, स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो क्लास 2 के लीवर होते हैं वो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं या फिर वो क्या होते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। ओके, तो ये क्लास 2 लीवर, तो यहां से पढ़ते हैं, हमें इतनी नॉलेज हमें आ गई है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है, विच फीचर ऑफ द लोड एंड एफर्ट ग्राफ मस्ट बी कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बताओ भाई। मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट लोड बाई एफर्ट। आपको एक चीज बता दो, बिल्कुल बेसिक सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर ये वाला लोड यहां से हटा के शिफ्ट कर दो यहां पे, तो ये वाला लोड हो गया, तो ये वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस होता है, तो ये वाला थीटा होता है। आप लोगों को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने आपको समझाई दिया है कि tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो लोड अपॉन एफर्ट, एंड दिस tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप। बोलिए हाँ या नहीं। देखो कितना, कहां का कॉन्सेप्ट कहां लग रहा है, बेसिक सी चीज है बेसिकली। आप ग्राफ भी बनाते हैं, डिस्टेंस और टाइम का, तो आप बताते हैं कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, स्पीड देता है। तो ये बेसिक सी चीज है, यहाँ कोई एडवांस चीज आपके लिए नहीं लेकर आए, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो स्लोप अगर आप निकाल देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो वही चीज इसमें पूछा था, कहता है विच क्लास डज दिस लीवर बिलोंग टू। ये तो सबसे पहले आपको बता दिया, क्लास 2 से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी नहीं है, खैर आगे आपके साथ हम डिस्कस जरूर करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हमसे कहा गया है कन्वर्ट SI यूनिट टू SI यूनिट। SI यूनिट में कन्वर्ट करो 1 जूल ग्राम पर डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 1 जूल है, और नीचे में आपको बता दूं कुछ नहीं गिवन होता तो 1 ग्राम होता है, और कुछ नहीं गिवन होता है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कुछ मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होंगे ना, तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमेशा। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। और एक और चीज, इस क्वेश्चन का जो आंसर नीचे दिया है वो गलत है, तो उसके पीछे मत जाना। जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जो मैं चीजें बता रहा हूं, उनको प्यार से समझना, बड़े प्यार से समझना, ठीक है। और इसका आंसर कहीं पे और शायद ही कहीं आपको सही से मिलेगा, ठीक है। चलिए मिल जाएगा, गूगल पे तो खैर मिल जाएगा। पीछे जो आंसर दिया वो बेसिकली गलत है, वो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, बट फिर भी क्या इसका तरीका है, क्या सिस्टम है इसका, वो ध्यान से समझना है। देखिए हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। SI यूनिट का मतलब ये है कि हर एक चीज जो SI यूनिट है तो उनमें होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो जूल विच इज द यूनिट ऑफ बेसिकली वर्क डन, एनर्जी, ऐसे कुछ है आपके पास, ठीक है। लेकिन जूल तो SI यूनिट ही है ऑलरेडी, तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको किसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, 1 ग्राम को, क्योंकि ग्राम इज नॉट द SI यूनिट, इट इज ए CGS यूनिट। आई बात समझ में। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम
इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहां से 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लो, क्या निकल जाएगा 1 बाई में 1000 kg which is nothing but 0.001 kg, और यू कैन से 10 टू द रेज पावर, डेसिमल राइट साइड लेकर जाते हैं तो पावर माइनस का हो जाता है, तो इतना लिख सकते हैं आप 1 ग्राम की जगह पे ये चीज लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 10 की पावर -3 kg, या फिर 0.00 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, 1 जूल एचजीटी छोड़िए डिवाइडेड बाय, इसकी जगह लिख दीजिए 0.001 kg। लो भाई, अब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये यूनिट है किसकी, सबसे पहले वो बताइए आप, है ना। ऐसा यूनिट को मत देखिए, बस ये देखिए ये जूल है, ये आपके पास मास को रिलेट कर रहा है, एनर्जी है, ये मास है, और ये आपके पास टेम्परेचर है, बस इतना आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला Q बाय में m डेल्टा T। याद आया, याद आया। ये वाला जूल में मेजर करेंगे, ये आपके पास केजी में रहेगा और ये आपके पास केल्विन में रहेगा, है ना। तो आया ना, तो वही चीज तो दिया है, बस हमें उसी चीज में लाना है। किस में लाना है, जूल में। किस में लाना है, केजी में। किस में लाना है, केल्विन में। बस ये ऐसा यूनिट में आ जाएगा। एक और चीज हमने आपको बताया हुआ और कई बार बताया हुआ चिल्ला चिल्लाकर कि यहां पे जो होता है वो डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी का मतलब होता है कि वो डिग्री सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा जब आ जाए, चेंज इन टेम्परेचर आ जाए, तब फर्क नहीं पड़ता है, वैसे फर्क पड़ता है भाई, ध्यान रखना इस चीज का, वैसे फर्क पड़ता है। लेकिन जब डेल्टा की बात कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस, ध्यान समझिएगा, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन दोनों ही एक ही बात होती है, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट एक ही बात नहीं होती है, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में करो या फिर केल्विन में, वो आपकी मर्जी है। इसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास, डिग्री फ़ारेनहाइट, जो छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9/5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस का 32, सुना ही होगा। इसको हटा देते थे यहाँ पे, तो 9/5 को 1.8 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते थे। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कि यहां से क्या करना है आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना लेना है आपने, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है, ठीक है। रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है। अगर मैं यहां पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया तो यहां से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाल दो भाई। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, वही बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या फिर केल्विन में लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो यहां पे अगर मैंने ले लिया कितना, 1 ले लिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू में ये 1.8 है, ये इधर आ जाएगा, माइनस कर दूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 31, और ये 1.8 नीचे आ गया, ये आपके पास डिग्री सेल्सियस आ गया। तो आप इसके जगह माइनस का 31 लिख सकते हैं और 1.8 ऊपर चला जाएगा। 1.8 जो आपके पास वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो और चला जाएगा, ऐसे करके तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा, 1800, और नीचे में आया माइनस का, माइनस ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया जूल, और नीचे में आ गया पर केजी, और डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस हो या फिर केल्विन लिख दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं और आपके पास जो भी आया वो आपके पास आंसर, ध्यान रहे ये माइनस का आया और आंसर माइनस में ही आपने जरूर लिखना है। अब यहाँ पे कई बच्चों का यहाँ पे सवाल होता है कि सर क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेगेटिव का हो सकता है, ध्यान समझिएगा, यस, आंसर इज यस। जब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, लाइक जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है तब आपके पास बढ़ रहा होता है भाई, पॉजिटिव होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वहीं जब वो बॉडी से हीट को रिलीज कर रहा होता है उस टाइम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेगेटिव होता है, ये वो वाला केस है, ठीक है। डिवाइड कर लोगे इसको, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें हमसे कहा जाता है व्हाई डज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने लिया है वाटर और वो क्या है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस में, हैव 336 जूल मोर हीट एनर्जी देन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, बट दिस टाइम इट इज आइस। तो देखिए आपको एक सिंपल सी चीज पता है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा आपसे, बट फिर भी ये चीज पता नहीं होता सभी बच्चों को। कहता है इसके पास ना 336 जूल एनर्जी ज्यादा है। क्यों एनर्जी ज्यादा है पता है, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया तब जाकर वाटर बना ना। अब आइस के जो बॉन्ड है आपके पास काफी थोड़ा सॉलिड के फॉर्म में क्लोजली पैक्ड है, तो इसने हीट को, एनर्जी को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें आया है तो इसके पास एनर्जी बढ़ा हुआ है, पहले के मुकाबले इसके पास एनर्जी ज्यादा है। क्यों, बॉन्ड को तोड़ने में, बॉन्ड के सेपरेशन करने में, तो बॉन्ड को सेपरेट करने में आपके पास जो एनर्जी देनी पड़ी वो इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हो या वाटर हो, वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा है, तो 336 जूल। बेसिक से एनर्जी है ये 336 जूल, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, ऐसे ऐसे 2-4 बार कर दिया 336 जूल हो गया और कुछ नहीं है। अरे बात समझ में, तो ये बेसिक सा इतना ही एनर्जी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 50 तक।
और मैंने आप लोगों के लिए इस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 50 तक ही आप लोगों के लिए लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं सभी समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस पे भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वीडियो का वो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इफ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास देन यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।